देखिए, पिछले क्लास में हमने केंद्रीय प्रवृत्तियां की थी, है ना, सेंट्रल टेंडेंसीज, मीन, मोड, मीडियन, इन पर हमारी चर्चा हुई थी। और हमने ये देखा था कि भाई ये जो प्रतिनिधि मूल्य हैं, केंद्रीय प्रवृत्तियां जो हैं, ये हमें वितरण की जानकारी देती है और उनके लिए हमें समरी स्टैटिस्टिक्स, है ना, सांख्यिकीय सार प्रस्तुत करती है, जिसके आधार पर हम वितरण के बारे में कुछ कह पाने में सक्षम होते हैं, दो या दो से अधिक वितरणों की तुलना करने में सक्षम हो पाते हैं। ठीक इसी प्रकार सांख्यिकी में हम विचलनों की गणना भी करते हैं। देखिए, विचलन को हमें समझना जरूरी है कि विचलन है क्या। आपने कल जो केंद्रीय प्रवृत्तियां पढ़ी थी, माध्य, माध्यिका और घोलक, वो प्रतिनिधि मूल्य है। अब विचलनों में हम देखते हैं कि आपकी जो वितरण माला है, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके सदस्य, है ना, जैसे मान लो आप एक कक्षा का अध्ययन कर रहे हो जिसमें 50 विद्यार्थी है, तो वो 50 विद्यार्थी उस पूरे वितरण माला के सदस्य हो गए। वो केंद्रीय मूल्य से कितने दूर है, ठीक है, इसकी जानकारी हमें विचलनों से मिलती है। और वो केंद्रीय मूल्य से जितने ज्यादा दूर होंगे, उस वितरण माला में जो वितरण है वो उतना ही असमान दिखाई देगा। तो बेसिकली विचलनों में हम कोशिश करते हैं ये जानने की कि किसी भी वितरण में जो वितरण माला के सदस्य हैं वो वितरण के प्रतिनिधि मूल्यों से कितना विचलित है, कितना दूर है, इसका अध्ययन हम करते हैं। अब हम क्यों नापते हैं डिस्पर्शन? किसी वितरण में मूल्यों के श्रेणी के औसत मूल्यों से विचलन या अंतर का मापन करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, जब हम बात करते हैं तो हम इसके अंदर ये देखते हैं कि भाई जो हमारे श्रेणी के संगठन की प्रकृति जो है वो कैसी है। तीसरा जो हमारा उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो ये देखने का होता है कि दो या दो से अधिक श्रेणियां या वितरण हमारे सामने है तो उनमें असमानता का स्तर कैसा है, ठीक है। और एक और उद्देश्य होता है कि हम ये जानें कि केंद्रीय मूल्य वास्तव में श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते भी हैं या नहीं करते, ठीक है। यदि विचलन बहुत ज्यादा है तो बहुत सारे सदस्यों के लिए वो केंद्रीय मूल्य बेमानी हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि केंद्रीय मूल्यों के नजदीक आपको कम सदस्य मिलेंगे और उनसे दूर ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। इसकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों विधियां हम देखते हैं। और जो प्रत्यक्ष विधियां हैं जैसे प्रसार है, अप्रत्यक्ष विधि में हम प्रसार के गुणांकों को इस्तेमाल करते हैं। चतुर्थक विचलन है, चतुर्थक विचलन गुणांकों का इस्तेमाल करते हैं हम अप्रत्यक्ष विधियों में। माध्य विचलन, माध्य विचलन गुणांकों का हम प्रयोग करते हैं अप्रत्यक्ष विधियों में। फिर विसरण, प्रमाप विचलन, प्रमाप विचलन गुणांकों का भी इस्तेमाल करते हैं। लॉरेंज कर्व, और उसको देखने के लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV का भी इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, यदि लॉजिकली
हम देखें तो ये जितनी भी आपको विधियां आपके सामने लिखी हुई दिखाई दे रही हैं, इनको हम एक के बाद एक क्रमिक विकास के चरणों की तरह भी देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ केसेस में जैसे प्रसार, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन, विसरण और प्रमाप विचलन, इसको तो हम पूरी एक कड़ी के रूप में देख सकते हैं। हाँ, लॉरेंज कर्व ये ग्राफिकल मेथड है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है वो हमें दो ऐसे विचलनों की तुलना, दो ऐसी श्रेणियों की तुलना में भी मदद करता है जिनके जो इकाई माप है वो अलग होते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत जो इसकी करेंगे वो शुरुआत हम इसकी करेंगे प्रसार के साथ। ठीक है, ठीक है ना। तो डिस्पर्शन जो है उसको सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि प्रकीर्णन या विक्षेपण किसी समंक श्रेणी के विस्तार तथा माध्य मूल्य से उसके विभिन्न पदों के मूल्यों के विचलनों के माध्य को दर्शाता है। ये सटीक परिभाषा होती है हमारे लिए विक्षेपण, विचलन या प्रकीर्णन की। ठीक है, तो बेसिकली हमारे जितने भी सदस्य हैं, है ना, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं वितरण माला के, समंक माला के, समंक श्रेणी के, है ना, वो कितने कितने विचलित हैं, है ना। ठीक है, उन विचलनों का माध्य हम निकालते हैं इस मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन या प्रकीर्णन अथवा विक्षेपण के माप में, और इस सांख्यिकी से किसी वितरण माला में असमानता की कोटि को मापा जा सकता है। ठीक है, अभी भी हमने चर्चा की थी ना इन 5 प्रकारों की। हम शुरुआत करते हैं विस्तार से। देखिए, विस्तार में बड़ा सिंपल सा एक तरीका है ये, जिसमें हम देखते हैं कि कोई भी वितरण आपके सामने दिया हुआ है, कोई भी एग्जाम्पल, आप उसमें से अधिकतम मूल्य छांट लीजिए और न्यूनतम मूल्य छांट लीजिए। इन दोनों का अंतर जब आप निकालेंगे, अधिकतम मूल्य में से जब आप न्यूनतम मूल्य को घटा देंगे, तो जो आपको परिणाम प्राप्त होगा वही विस्तार या प्रसार है। ठीक है, अब हम भूगोल में जैसे हम तापमान, वर्षा, वायुदाब आदि के आंकड़ों की गणना के लिए हम इस विधि का प्रयोग भी करते हैं, है ना। जैसे हम बताते हैं दैनिक तापांतर, वार्षिक तापांतर, मासिक तापांतर, तब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं रेंज मेथड का। ठीक है ना। लेकिन हम इसमें एक चीज देख सकते हैं कि देखो, पूरी वितरण माला में मैंने केवल 2 सदस्यों को उठाया, एक अधिकतम मूल्य और एक न्यूनतम मूल्य, और बाकियों से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये कोई बहुत ज्यादा सटीक तरीका नहीं है विचलन निकालने का। ये एक प्रारंभिक तरीका है, क्रूड है ना। इसका गुण ये है कि ये बहुत ही सरल है और लोग इसको बहुत बड़े स्तर पर अपनाते हैं, लेकिन इसकी सीमा ये है कि अस्थिर है, सभी मूल्यों पर आधारित नहीं है, केवल अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों को ही इसमें हम शामिल करते हैं। ठीक है ना। और खुली यदि आवृत्ति वितरण है तो उसके लिए अनुपयोगी है। ठीक है, अब देखिए, मैं अगले उदाहरण पे ले चलूंगा आपको, वो है चतुर्थक विचलन। हमने कल चतुर्थक निकालना सीखा था ना। ठीक है, अब देखिए, जब आपने प्रसार निकाला तो न्यूनतम और अधिकतम मूल्यों को लिया, इसका मतलब पूरे वितरण के दोनों किनारों को लिया। अब आप किनारों को मत लीजिए, आप क्या करिए, दोनों किनारों से चौथाई चौथाई चलिए। तो दोनों किनारों से जब आप किसी वितरण के चौथाई चलोगे तो एक तरफ आएगा क्वार्टाइल 1 चतुर्थक 1 और दूसरी तरफ आएगा क्वार्टाइल 3 अर्थात चतुर्थक नंबर 3।
ठीक है, आप क्या करिए, Q3 में से Q1 को घटाइए और उसमें 2 का भाग दीजिए। ये जो भागफल आपका आता है ये आपके चतुर्थक विचलन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, पहले वाले से थोड़ा सा ज्यादा सटीक है, इसलिए कि पहले वाली विधि में यदि कोई अतिरेक मूल्य हो न्यूनतम पर या अधिकतम पर, तो फिर वो क्या करता है, हमारे पूरे के पूरे आकलन को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देता है। इसमें क्या होता है कि क्योंकि हम बीच के आधे भाग का अंतर लेते हैं, चौथाई हम लेफ्ट में छोड़ देते हैं, चौथाई हम राइट में छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें भी एक चीज तो है कि हम समस्त सदस्यों को शामिल नहीं करते, ठीक है। भूगोल में इसका प्रयोग भी बहुत कम किया जाता है। सरल है, अतिरिक्त मूल्यों को कम प्रभाव को कम करता है, ये इसके गुण हैं, लेकिन ये सभी पदों के मूल्यों पर आधारित नहीं होने के कारण ये अस्थिर भी है और श्रेणी की बनावट की जानकारी भी पूरी नहीं दे पाता है, ठीक है। तो हम इसके बाद तीसरी विधि पे जाते हैं, और वो जो मेरी तीसरी विधि है वो है माध्य विचलन, है ना। अब ये माध्य विचलन जो है ना, ठीक है, मीन डेविएशन जिसको हम कहते हैं, हम इसको माध्य से विचलन का औसत या माध्यिका से विचलन का औसत के रूप में भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये कभी मत सोचना कि विचलनों की गणना केवल माध्य से होती है, नहीं, है ना। ये माध्य से भी हो सकती है और माध्यिका से भी हो सकती है, लेकिन हम ज्यादातर प्रैक्टिस में माध्य से विचलनों का औसत लेते हैं, ठीक है ना। वो प्रथम प्रकार की जो विधि है उसका भूगोल में भी हम उसी का ज्यादा प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए कि इसमें क्या होता है कि हम प्रत्येक पद, ये खास बात है इसकी माध्य विचलन की, प्रत्येक पद का विचलन ज्ञात करते हैं, समस्त विचलनों को धनात्मक लेते हैं, किसी को भी हम ऋणात्मक नहीं लेते हैं, ठीक है, तथा इसमें पदों की संख्या का भाग देकर विचलनों का माध्य निकाल लिया जाता है। अभी दिखाऊंगा मैं आपको। इसका गुण ये है कि सरल है, सबसे बड़ी बात जो पिछले दो में नहीं है कि सभी पदों के मूल्यों पर आधारित है, ये इसकी ब्यूटी है। अतिरिक्त मूल्यों का न्यून प्रभाव हो जाता है इसके कारण, क्यों? क्योंकि सभी पदों को हम गणना में शामिल कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी इसकी सीमाओं में ये कहा जाता है कि ये अवास्तविक है। अवास्तविक क्यों है? क्योंकि हम विचलन की दिशा को महत्व नहीं देते, ठीक है, हम विचलन की दिशा को महत्व नहीं देते, और ये आपको सूत्र से साफ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये खड़ी लाइनें स्पष्ट बताती है कि हम विचलन चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, है ना, ठीक है, अंदर यदि माइनस या प्लस कोई भी निशान हो, हम उसमें केवल उसके प्लस को ही लेकर गणना करते हैं, हम ऋणात्मक वाले को भी धनात्मक मानकर ही गणना करते हैं। अब माध्य विचलन जब हम निकालते हैं किसी व्यक्तिगत श्रेणी का, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस व्यक्तिगत श्रेणी का माध्य निकालते हैं सबसे पहले, है ना। मैंने आपको समझाया था ना अभी, माध्यिका से भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि हम भूगोल में ज्यादातर माध्य विचलन की गणना हम विभिन्न पदों के माध्य से विचलनों का माध्य लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम माध्य ज्ञात करते हैं। माध्य ज्ञात करने के बाद माध्य विचलन का जो सूत्र होता है व्यक्तिगत श्रेणी के लिए,
है ना, इंडिविजुअल जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए, वो हमारा होता है सिग्मा, ठीक है, x माइनस एक्स बार, ठीक है ना। और चूंकि हम इसको इन खड़ी रेखाओं, खड़ी लाइनों के बीच में ले रहे हैं, इसका मतलब कि इसका जो भी परिणाम आएगा हम हमेशा उसको धनात्मक में ही लेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय n। n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या सदस्यों की संख्या। अब यदि श्रेणी खंडित है या अखंडित है, अर्थात असतत एवं सतत श्रेणी है, तो उसमें आवृत्तियां होंगी। तो आवृत्तियां होगी तो बहुत आसान है, हमें कुछ नहीं करना, है ना। यहां पर हम f और लेंगे, अर्थात हम प्रत्येक विचलन को f से गुणा करेंगे। यदि विचलन एक ही सदस्य के लिए है तो ठीक है, f 1 हो जाएगा, लेकिन सेम विचलन यदि 5 सदस्यों के लिए है तो हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, है ना, आवृत्ति से गुणा करना पड़ेगा। और आवृत्तियों का योग जो है वो n होता है, तो ये तो कोई नई बात नहीं है, सिग्मा f लिखा हुआ है, ये सिग्मा f बराबर ऑलवेज n, ये n ही होता है, ठीक है। जब आवृत्तियां होती है तो हम उसको सिग्मा f बोल देते हैं, है ना, आवृत्तियों का योग, ठीक है। देखिए एक सवाल है, ये महीने दिए हुए हैं और ये वर्षा की मात्रा दी हुई है ना, महीने दिए हुए हैं और वर्षा की मात्रा दी हुई। अब देखिए आपने क्या किया कि ये जितने भी हमारे ये मूल्य हैं इनको जोड़ा और इनमें n का भाग दिया, तो आपका माध्य निकल के आ गया 24 mm, है ना, 24 मिलीमीटर। अब आपने क्या किया कि हर एक सदस्य की, जैसे ये इस सदस्य का मूल्य ये 5 है ना अप्रैल माह के लिए, मई के लिए 50 है, इन सब की माध्य से दूरी जो निकालते हैं वो निकाल कर और उसका योग करेंगे। तो आपने क्या किया, ये माध्य से सबकी दूरियां ली और उनको जोड़ दिया, ठीक है। आपने इनको सबको जोड़ा, उसमें 5 का भाग दिया, तो आपका परिणाम आया 16.8 mm, और यही आपका माध्य विचलन है, ठीक है ना। अर्थात ये आपके माध्य से जो आपके मेंबर्स हैं पांचों वितरण के, उनकी जो दूरियां हैं ये उसका औसत है। ये जितना ज्यादा होगा माध्य विचलन का मान, इसका मतलब ये हुआ कि जो वितरण है उसके सदस्य केंद्रीय प्रवृत्ति से उतने ही ज्यादा दूर हैं, अर्थात वितरण में असमानता अधिक है, ठीक है। एक और उदाहरण है, इसमें सतत श्रेणी है और इसके अंदर आवृत्तियां दी हुई हैं, तो आप इसमें क्या करोगे, माध्य मूल्य लोगे सतत श्रेणी का, ठीक है। देखो ये श्रेणियां, ये सब क्लासेस आ गई और ये इन कक्षाओं के माध्य मूल्य आ गए, ये आवृत्तियां हैं। आप fx निकालोगे, ठीक है, fx निकालोगे, है ना, और उसके बाद ये सिग्मा fx आ गया। आप इसके अंदर n का भाग दोगे तो सबसे पहले आपका माध्य निकल कर आ जाएगा। क्यों, इसी विधि से हमने माध्य निकाला था ना पिछले कक्षा में। अब आप क्या करोगे, इस माध्य आ गया और आपके पास में x अर्थात माध्य मूल्य भी है, तो अब आप क्या करेंगे, माध्य मूल्य की माध्य से दूरियां जो है ना, उनको निकालेंगे, और क्योंकि इसके दोनों तरफ ये बार लगे हैं तो ये धनात्मक में ही आएगी, तो 5 माइनस 41.11 ये आएगा, माइनस का 36.11 आएगा, लेकिन हम इसको धनात्मक में ही लेंगे। क्लियर, ऐसे करके आपने सारी दूरियां निकाल ली, है ना, सदस्यों की माध्य से दूरियां निकाल ली, है ना। अब आप प्रत्येक को f से गुणा करोगे, क्यों, क्योंकि सूत्र में आपको सिग्मा f, है ना, फिर ये x माइनस एक्स बार लेना है, इसलिए आप इसको परिकलित करोगे और जो आपका
मूल्य निकल के आएंगे, जब आप उसका योग करोगे, ठीक है, तो फिर हमारे जो सूत्र में चाही गई चीज हमें मिल जाएगी। हम सिंपल सी इसके अंदर हम n का भाग दे देंगे, तो हमारा आंसर आया 14.77, है ना, 14.77। और ये 14.77 क्या है, क्या है ये केंद्रीय प्रवृत्ति से दूरी है खानों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या के संदर्भ में। ठीक है, अब हम बात करेंगे विचरण। देखो, हमने देखा कि जब हमने माध्य विचलन निकाला तो हमने क्या किया कि जो हमारे जो हमारे सदस्य हैं उनके मूल्यों को हमने देखा कि वो माध्य मूल्य से कितने दूर है। ठीक है ना, तो जैसे मान लो किसी की दूरी 7 इकाई है, कोई 2 इकाई है, कोई 15 इकाई है, तो हम उसको माध्य विचलन में उसी तरह से लेते हैं, है ना, लेकिन लेते केवल धनात्मक स्वरूप में। तो बाद में लगा कि क्यों ना हमें इसका मानकीकरण करना चाहिए, है ना, क्यों ना हम इसको स्टैंडर्डाइज करें। तो कैसे करें कि हम एक काम करते हैं, ये जो सदस्यों की दूरियां हैं केंद्रीय प्रवृत्ति से, हमें इन दूरियों को सरलतम तरीके से ना लेकर हमें इनके वर्ग लेने चाहिए, है ना। तो जैसे मान लो कि कोई सदस्य जो है उसकी केंद्रीय मूल्य से दूरी 15 इकाई है और एक की दूरी केवल 3 इकाई है, तो यदि वर्ग लोगे तो 3 वाले के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 3 तिया 9, और 15 वाले के लिए 15 गुणा 15 मतलब 225। इससे क्या होगा, क्यों करें ऐसा, तो इससे हमें ये चीजें बहुत स्पष्ट पता लग जाएगी कि वितरण के अंदर ज्यादा विचलन की दशा जो है वो कहाँ है, और वो बहुत एक्सपोज होगी। ठीक है, और कहा कि यदि इसमें खंडित और अखंडित श्रेणी हो तब तो हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ करेंगे, और यदि व्यक्तिगत श्रेणी हो तो जस्ट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। अब यहाँ हमने होल स्क्वायर ले लिया ना, जैसे मान लो यहाँ -3 आता है, इसका 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 परिणाम यदि -3 आता है तो -3 के लिए यदि हम उसका वर्ग करेंगे तो वो 9 आएगा, और +3 के लिए भी 9 आएगा। तो अब अपने आप ही क्या हो गया कि मेरी जो विचलन है ना, वो ऋणात्मक है तो भी इस विधि में अपने आप को धनात्मक होकर ही मेरे सामने है। ठीक है, हमने सारे सदस्यों को महत्व भी दिया, है ना, क्योंकि हमने तो जो माध्य विचलन है ना उसी का तो एक एडवांसमेंट देखा है, उसको मानकीकृत करके देखा है। तो उसको मानकीकृत करके देखा है तो ये तो निश्चित है कि जिस विधि से हमने माध्य की गणना की, माध्य विचलन की गणना की थी, हमने केवल और केवल उसमें इतना सा अंतर किया कि जो सदस्यों की दूरी है, सदस्यों की जो दूरी है केंद्रीय मूल्य के साथ, हमने सिर्फ इतना सा किया कि हमने उस दूरी का वर्ग कर दिया बस, और हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया। ठीक है ना, ताकि जो ज्यादा दूर है, जो ज्यादा विचलित है, ठीक है, वो स्पष्ट होकर सामने आ जाए। ठीक है, और उसको हमने कहा वेरिएंस, और इसको हम दिखाते हैं किससे, सिग्मा स्क्वायर से। ये देखिए, हम कोशिश करते हैं इसके लिए एक सूत्र निकालने की। पहले ये तो इसके लिए आ गया, चलिए एक साथ ही निकाल लेंगे हम जब मानक विचलन करेंगे। अब हमने देखा कि इस मानकीकरण में एक प्रॉब्लम आ गई। ऐसा क्या आई कि इस मानकीकरण में हमने अंतर को दिखाने की कोशिश की थी कि वो ज्यादा स्पष्ट हो जाए, लेकिन
वर्ग कर देने से वो अंतर बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा। तो कहीं तो गड़बड़ हो गई। तो क्या करना चाहिए कि हमें इसका पुनः मानकीकरण करना चाहिए। कि पुनः मानकीकरण कैसे करें साहब? कि अपने क्या करो, वर्ग तो लो, लेकिन वर्ग लेने के बाद में उसका पुनः वर्गमूल भी ले लो। ठीक है ना? तो पहले तो इसका स्क्वायर कर दो, बाद में स्क्वायर रूट ले लो। यदि हम ऐसा करेंगे तो फिर हमारे जो मूल्यांकन या जो विश्लेषण होंगे वो ज्यादा बेहतर होंगे। ठीक है? तो हमने क्या किया फिर, वही करके और प्रमाप विचलन निकाला। ठीक है? जैसे आपने देखा कि हमारा जो विसरण है या प्रसरण है उसको हम दिखाते हैं सिग्मा स्क्वायर से, और यदि हम सिग्मा स्क्वायर का वर्गमूल लेते हैं तो वो केवल सिग्मा हो जाएगा। होगा या नहीं होगा बताइए? ठीक है? इसीलिए आपको पता है ना कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन को केवल सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, बस केवल और केवल आप उसको सिग्मा से दर्शाते हैं। ठीक है? तो देखिए कि मानक विचलन अंकगणितीय औसत से विचलन के वर्गों के औसत का वर्गमूल है। अब विचलन के वर्गों के औसत, तो विचलन के वर्गों के औसत, ये काम तो हम करते हैं किसमें? विसरण या प्रसरण में, है ना? क्योंकि हमने क्या किया, सिंपल सिंपल औसत से विचलनों, है ना? ठीक है? औसत से विचलनों का औसत, ये तो हम लेते हैं माध्य विचलन में। ठीक है? और औसत से विचलनों के वर्गों का औसत, ये हमने लिया माध्य विचलन में, इसमें प्रसरण में। और विचलनों के वर्गों के औसत का वर्गमूल, एक स्टेप और आगे चले गए, ये हमने किया प्रमाप विचलन में। ठीक है? स्टैंडर्ड डेविएशन में। और ये बेसिकली है क्या? ये विसरण का मानकीकरण ही है। ये क्या है? विसरण का मानकीकरण है। तो कोई नया सूत्र नहीं आया है, हमने केवल और केवल विसरण का जो सूत्र है ना, बस हमने क्या किया, उसका वर्गमूल ले लिया, बस। ठीक है? इसमें भी क्योंकि ये सब माध्य विचलन में सुधार है, तो ये तो तय बात है कि हम विचलन निकालने के लिए समंक श्रेणी के प्रत्येक सदस्य को संज्ञान में लेते हैं। ठीक है? अब देखो गुण क्या है, तो सभी मूल्यों पर आधारित है, बिल्कुल है ना? तो स्थिरता होती है, बिल्कुल होती है। निश्चित माप अतः सभी दशाओं में उपयोगी है, बिल्कुल है। प्रतिचयनों के बदलाव का भी न्यून प्रभाव पड़ता है, बात सही है। यदि आप सैंपल बदल दो तो भी इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसकी सीमाएं क्या है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि गणना जो है ना वो थोड़ी कठिन हो गई है ना? और अतिरिक्त मूल्यों को अतिरिक्त जो मूल्य है उनको अधिक भारण मिल जाता है, क्योंकि उनके केस में क्या होता है कि उनका जो केंद्रीय प्रवृत्ति से विचलन है वो ज्यादा आता है। ठीक है? इसलिए उनको थोड़ा सा भारण मिल जाता है। एक उदाहरण देखेंगे भाई, है ना? देखो, ये देखो, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसका सबमिशन, है ना? और उसमें n का भाग, ये हमारा सूत्र है किसका? प्रसरण या विसरण का। आप उसका वर्गमूल ले लीजिए बस, तो हमारा हो गया प्रमाप विचलन। ठीक है? और वर्गमूल लोगे तो यहां पहले विसरण के लिए था सिग्मा स्क्वायर, तो वो स्क्वायर भी चला जाएगा, तो केवल सिग्मा रह जाएगा। और यदि आवृत्तियां है, अर्थात यदि असतत और सतत श्रेणियों को आपने चुना है ना? तो कुछ नहीं करना, यहां पर आप f लगा दीजिए, नीचे सिग्मा f कर दीजिए, बस।
है ना। और आप चाहो तो उसको इस सूत्र के लिए रूप में भी काम ले सकते हो। ठीक है, तो कोई भारी काम नहीं है ना, बहुत आसान है। ये देखिए कि 4 माह की वर्षा क्रमशः इतनी 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 मिलीमीटर है। दिए गए आंकड़ों का प्रमाण निकालिए। तो साहब सबसे पहले तो माध्य निकाल लो, निकाल लिया, है ना। अब क्या करो साहब, इनकी इनकी दूरियां निकालो, है ना, सदस्यों की माध्य से और उसका वर्ग करो। ठीक है, कर लिया साहब, उनको जोड़ लो। ठीक है, उन सबको जोड़ लिया। अब उसमें कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का 4 है, 4 का भाग दे दो। ठीक है साहब, 4 का भाग दे दिया। तो जब उनको सबको जोड़ा और 4 का भाग दिया तो वो आया 950/4, है ना। तो हमारे लिए जो मूल्य आया, ठीक है, वो अभी तक आया है कितना, 237.5। ठीक है, ये काम तो हम करते हैं किसके अंदर करते हैं, प्रसरण और विसरण में। प्रसरण और विसरण में कुछ नहीं करना, आप इसका अंडर रूट ले लीजिए, बस वही प्रमाप प्रश्न हो जाएगा। अर्थात जो भी आपके पास में विसरण मूल्य है या प्रसरण मूल्य है, कुछ नहीं करना, आप उस मूल्य का अंडर रूट ले लीजिए, ये लो सब आपका प्रमाप प्रश्न आ जाएगा, है ना। और आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्रमाप विचलन का आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो वापस प्रसरण या विसरण निकल आएगा। ठीक है, दूसरी विधि में आपको सिग्मा स्क्वायर की जरूरत पड़ती है, एक्स स्क्वायर की, सॉरी। तो एक्स तो है, तो सिग्मा एक्स निकालना तो बहुत आसान है, सारे एक्स को जोड़ दो। और सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालने के लिए पहले आप क्या करोगे, पहले एक्स स्क्वायर निकालोगे, है ना। 50 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। और जब आप इन चार इनके इनके जो इनको सॉल्व करके जब इनको जोड़ लोगे, है ना, ठीक है, तो फिर वो सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो आप दूसरी विधि जो है उसका इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हो। कुल मिला के बहुत आसान काम है ये। एक उदाहरण आपके सामने दिया हुआ है कंटिन्यूअस सीरीज का, है ना, सतत श्रेणी का। ये आपके कक्षाएं हैं और ये आपकी आवर्तियां हैं। ठीक है, इनका माध्य मूल्य निकाला तो x आ गया। ठीक है, अब आपको माध्य निकालना है तो पहले fx निकालिए, fx को जोड़िए और इसमें सिग्मा f का भाग दीजिए। ठीक है, तो आपका माध्य निकल आएगा, है ना। यदि आपको पहला सूत्र लगाना हो, ये दूसरा सूत्र निकाल लगाना हो, तो कुछ मत करिए, आप x के मूल्य को जोड़ लीजिए और इसके साथ में एक्स स्क्वायर निकालिए। और एक्स स्क्वायर निकालने के बाद में क्या करिएगा आप, सिग्मा ये एफ एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए। ध्यान रखना ये एफ एक्स नहीं है, हाँ एफ एक्स ये है, तो हाँ हमें एक्स स्क्वायर और निकालना पड़ेगा और उसको जब हम आवर्तियों से गुणा करेंगे तो एफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा और उसको सूत्र में रख दीजिए, तो ये माफ निकल के आ जाएगा। देखो, इसको निकालना ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, इसकी थ्योरी समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको आप निकालते तो आए हो, ये हमारे चीज़ें 10वीं 12वीं से आना शुरू हो जाती हैं, है ना। लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि ये बताता क्या है ना, इसका उपयोग क्या है भूगोल के अंदर, हम क्यों इसकी गणना करते हैं, किसी भी क्षेत्र के अध्ययन में ये कैसे उपयोगी हो सकता है, ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये देखिए ये वेरिएंस है, कैसे निकालते हैं हम, है ना, ये सारा हम कर चुके हैं। बस इतना सा ध्यान रखना कि प्रमाप विचलन एस डी स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस, बस ये रिलेशन होता है दोनों के बीच। तो यदि जैसे मान लो कि ये आपका एस डी है ना, किसी भी मूल्य का, आपको इसी से गुणा कर दो वापस, इसको 37.9 गुणा 37.9, तो आपका वेरिएंस आ जाएगा, है ना, अर्थात आपका प्रसरण या विसरण आ जाएगा। ठीक है, अब देखो
हम जब मान लो हमारे पास अलग अलग वितरण, जैसे हमारे पास में 5 कक्षाएं हैं हमारी, है ना, एमए की हमारी 5 कक्षाएं हैं, एमए प्रीवियस की, और हम ये देखना चाहते हैं कि भाई इन 5 कक्षाओं में जो बच्चों की परफॉर्मेंस है वो कैसी है। तो हम क्या करते हैं, उनका एक कॉमन टेस्ट लेते हैं। सबका बराबर सिलेबस हो रखा है, हम उन सबका एक कॉमन टेस्ट लेते हैं 100 नंबर का, और हम फिर क्या करते हैं कक्षावार, जैसे 40-40 बच्चे एक एक कक्षा में, तो हम कक्षावार क्या करते हैं, बच्चों के टेस्ट में कितने नंबर आए उसके आधार पे हम प्रत्येक क्लास के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का मूल्य निकालते हैं। जिस क्लास के लिए वो मूल्य न्यूनतम आता है उस क्लास में ज्यादातर बच्चों की परफॉर्मेंस केंद्रीय मूल्य के नजदीक है, और यदि एसडी का मान ज्यादा आता है तो परफॉर्मेंस केंद्रीय मूल्य से दूर है। लेकिन अब यदि मान लो आपको कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ में प्रति व्यक्ति आय की उत्पादन में वृद्धि की का अध्ययन करना, तो अब भैया आय तो आ रही है रुपए में और कृषि उत्पादन आ रहा है अलग अलग इकाइयों में, ठीक है। या जैसे मान लो आपको वर्षा और कृषि उत्पादन में आपको संबंध स्थापित करना है, संबंध देखना है। अब वर्षा हो रही है इंच या सेंटीमीटर में, और कृषि उत्पादन जो हो रहा है वो या तो हो रहा है क्विंटल, किलोग्राम आदि में, या आप उसको रुपए टर्म में भी बदल सकते हैं। तो अब हम इनके अध्ययन में किस प्रकार से हम स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या हम दोनों का अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें तो क्या वो हमारे लिए तुलना में काम आ जाएगा क्या? सोचिए जरा एक बार इस बिंदु पर, आ जाएगा क्या? नहीं आएगा भाई, क्यों कि एक की इकाई है सेंटीमीटर या इंच में, इंच में, और दूसरे की इकाई जो है वो है रुपी या किसी किलोग्राम, क्विंटल आदि इस तरह की इकाइयों में। तो यहां पर हमारे लिए काम की चीज होती है सीवी, है ना। सीवी जब हम निकाल लेंगे, क्योंकि एसडी तो हम दोनों का अलग अलग निकाल सकते हैं, दोनों का माध्य भी अलग अलग निकाल सकते हैं, लेकिन यदि हम सीवी निकाल देंगे तो हम इन दोनों की तुलना भी कर पाएंगे, ठीक है। और इसीलिए इसको कहा जाता है विक्षेपण को सापेक्ष रूप से मानने हेतु, है ना, किस रूप से, सापेक्ष रूप से, रिलेटिव टर्म्स में मापने हेतु यहां विभिन्न मापों की तुलना योग्य बनाना होता है, ठीक है। और उसको बनाने के लिए सापेक्ष रूप में परिवर्तन किया जाता है, जिसे प्रतिशत अथवा अनुपात में दर्शाते हैं। तो सीवी को या तो हम अनुपात में दिखाते हैं, और यदि हम उसको 100 से गुणा करते हैं तो वो प्रतिशत में दिखाते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को, है ना। ऐसा करने के लिए विक्षेपण के निरपेक्ष मानों में उनके माध्य का भाग दिया जाता है। तो ये तो है विक्षेपण के निरपेक्ष मान अर्थात प्रमाप विचलन, और उसमें भाग किसका दिया जाता है, माध्य का, ठीक है, माध्य का भाग दिया जाता है, जिसकी सहायता से प्रत्येक मूल्य का विचलन ज्ञात करते हैं। विचलन गुणांक या प्रसरण गुणांक की सहायता से इसका मापन किया जाता है, ठीक है ना। तो अब जब हम इसकी तुलना करेंगे तो देखो, जब हम इसको वर्षा के लिए निकालेंगे और मान लीजिए वर्षा हमारी सेंटीमीटर में, तो उसका प्रमाप विचलन का जो माप आएगा वो भी सेंटीमीटर में आएगा, और माध्य जो आएगा वो भी सेंटीमीटर में आएगा। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो ये केवल अनुपात या प्रतिशत रह जाएगा, इकाई मुक्त हो जाएगा सीवी, ठीक है। अब हम यदि उसका कृषि उत्पादन के लिए निकालते हैं
तो सेम बात है, ऊपर और नीचे इकाइयां एक जैसी होगी, वो भी इकाई मुक्त हो जाएगा, उसके लिए भी अनुपात आएगा या प्रतिशत आएगा। अब देखिए दोनों दोनों के दोनों या तो अनुपात है या प्रतिशत है। बस ऐसी स्थिति में क्योंकि अब ये आंकड़े इकाई मुक्त हो गए, हम इनकी तुलना कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये सापेक्ष माप है ना। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एरिया ए और एरिया बी पीछे इसकी टेबल्स दी हुई थी है ना, उनके लिए निकाला तो एक के लिए 42.56 है, एक के लिए 56.93 है। तो हमें पता लग गया ना कि सापेक्ष माप किसके लिए ज्यादा है और किसके लिए कम है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट in terms of SD, area A gives more inequality than area B. However, as mentioned, SD should never be compared independent of mean value. कभी भी उसको मीन से स्वतंत्र तुलना नहीं करनी चाहिए। When we do that with the help of CV, जब उसकी हम CV की मदद से करते हैं, we find reverse of it, तो हमें इसका उल्टा देखने को मिलता है, अर्थात एरिया B shows more inequality देखो है ना देन एरिया ए। तो यहां स्पष्ट हो गया ना एक बात कि हम बहुत सारी बार केवल और केवल प्रमाप विचलन के आधार पर ही हम तुलना करते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि हमें स्वतंत्र रूप से केवल और केवल प्रमाप विचलन के आंकड़ों पर तुलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें हमेशा माध्य मूल्य से तुलना करने के बाद, माध्य मूल्य से कंपेयर करने के बाद ही जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के रूप में जो हमारे पास में आंकड़े आते हैं, उनके आधार पर दो दशाओं की तुलना करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने जो टॉपिक किया है ये बेसिकली हमारे कोर्स के अंदर ये है कि डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन, ये हमारे कोर्स के अंदर है और हमें इसका इस्तेमाल भी करना है जब हम किसी क्षेत्र का अध्ययन करें, जब किसी क्षेत्र के आंकड़ों को हम लें, तो उन आंकड़ों पर भी हमें इन विधियों को अप्लाई करना चाहिए, हमें इन विधियों का इस्तेमाल उनमें करना चाहिए। ठीक है, तो अब जो हम अगला टॉपिक करेंगे, ठीक है, तो वो हमारा होगा नियरेस्ट नेबर एनालिसिस।